हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सचेंज। अपन बात कर रहे थे कंट्रोल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर लास्ट लेक्चर के दौरान अपन ने बात की थी पोलर प्लॉट की। और आज अपन बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस, अर्थात आज अपन बात करने वाले हैं नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे टाइम डोमेन के अंदर अपन का रूट लोकस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन इसको समझने से पहले आपकी पोलर प्लॉट पे अच्छी सी कमांड होनी चाहिए, एंड सेकंड आपके आर्गुमेंट प्रिंसिपल पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। ये एक मैथमेटिक का प्रिंसिपल है, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, उस पे आपके कमांड होनी चाहिए। नाइक्विस्ट प्लॉट स्टार्ट करने से पहले अपन आर्गुमेंट प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट। तो आप हेडिंग डालो आर्गुमेंट प्रिंसिपल। देखो, नाइक्विस्ट प्लॉट एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्टेबिलिटी एनालिसिस करने का क्राइटेरिया होता है, उसकी बात करेंगे। लेकिन नाइक्विस्ट प्लॉट पे आपको अगर कमांड करनी है तो आपकी पोलर प्लॉट पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, एंड आर्गुमेंट प्रिंसिपल की आपको समझ होनी चाहिए। आर्गुमेंट प्रिंसिपल अपन को क्या बोलता है, इसकी अपन बात करते हैं। मान लो कोई एक फंक्शन है एफ, एफ को एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एस का फंक्शन है। ये एफ एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस का फंक्शन है, और आपको पता है एस क्या होता है? एस इक्वल टू होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। एफ एस एक एस का फंक्शन है, एस एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस का फंक्शन है, ये एफ अपन के पास है। तो देखो, अगर मैंने एस प्लेन के अंदर, ये मान लो अपन के पास एस प्लेन है, एस प्लेन का रियल अक्स होता है सिग्मा अक्स, इमेजिनरी अक्स होता है जे ओमेगा अक्स। कौन सा होता है? जे ओमेगा अक्स। ये मेरा एस प्लेन है। कौन सा प्लेन है? ये मेरा एस प्लेन है। और एस, ये आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है? अगर मैं एस प्लेन के अंदर अगर एक कॉन्टूर एज्यूम करता हूं, क्या अगर कॉन्टूर एज्यूम करता हूं मैं एस प्लेन के अंदर, तो क्या होगा उसकी बात ये आर्गुमेंट प्रिंसिपल करता है। सबसे पहले तो आपको इस कॉन्टूर की डायरेक्शन को आपको एज्यूम करना पड़ेगा। आप इसको क्लॉकवाइज भी ले सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यानी ये एफ एस है अपन के पास, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस का फंक्शन है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस का फंक्शन है। एस इक्वल टू है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। और मैंने एक एस प्लेन के अंदर एक कॉन्टूर एज्यूम किया है, जिसकी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने इसको एज्यूम किया है। आप चाहो तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में भी एज्यूम कर सकते हो, क्लॉकवाइज में भी एज्यूम कर सकते हो। ये मान लो ये मेरा एफ एस कोई एक फंक्शन है। अपन को क्या करना है? इसकी मैपिंग करनी है एस प्लेन से एफ एस प्लेन के अंदर। इस फंक्शन एफ एस के अकॉर्डिंग इस कॉन्टूर की मैपिंग करनी है एस प्लेन से एफ एस प्लेन में। अगर मैंने एज्यूम कर दिया एफ एक्स का रियल पार्ट मैंने यू एज्यूम कर दिया, और इसका इमेजरी पार्ट क्या एज्यूम कर दिया? जे एज्यूम कर दिया, वी एज्यूम कर दिया, यू प्लस जे वी। तो अब मेरे को इस एस प्लेन के कॉन्टूर की मैपिंग करनी है एफ एस प्लेन में इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और एफ एस प्लेन अगर कॉन्टूर में एज्यूम करता हूं, तो देखो मैं अगर यहाँ एफ एस प्लेन का कॉन्टूर एज्यूम करता हूं, ये मेरा मान लो एफ एस प्लेन है। एफ एक्स एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस का फंक्शन है, तो एफ एस भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। बिल्कुल, एफ अगर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस का फंक्शन है, तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसका रियल पार्ट को मैंने एज्यूम कर लिया यू, और इसके इमेजिनरी पार्ट को एज्यूम कर दिया वी एज्यूम कर लिया। कितना एज्यूम कर लिया? वी। तो इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा? यू हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा? जे वी, और ये अपन का इमेजिनरी एक्स क्या हो जाएगी? जे वी एक्स हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे को करना कुछ नहीं है, इस फंक्शन एफ एस के अकॉर्डिंग इस कॉन्टूर को इस एस प्लेन से इस एफ एस प्लेन में लेके जाना है। इसको अपन एफ एस प्लेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपन ने इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ही इसकी मैपिंग की है। एफ एस प्लेन या सिंपली एफ प्लेन भी आप बोल सकते हो, या सिंपली आप इसको यूवी प्लेन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? यूवी प्लेन। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखो, अब अपन को क्या करना है? इस एस प्लेन के कॉन्टूर को इस फंक्शन एफ एस के अकॉर्डिंग यूवी प्लेन के अंदर ट्रांसफर करना है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। मैपिंग है,
ये आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल कुछ नहीं है, एक मैपिंग का प्रिंसिपल है। एस प्लेन के एक कॉन्टूर को अपन को एस प्लेन से यूवी प्लेन के अंदर अपन को क्या करना है, मैपिंग करना है। तो देखो इसकी डायरेक्शन आप जो एज्यूम करेंगे वो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये एपेस फंक्शन है, इसके है ना पोल्स भी होंगे एंड जीरोज भी होंगे, बिल्कुल पोल्स भी होंगे एंड जीरोज भी होंगे। क्या होंगे, पोल्स भी होंगे और जीरोज भी होंगे। इसके पोल्स भी एग्जिस्ट करेंगे, जीरोज भी एग्जिस्ट करेंगे। मान लो मैंने एज्यूम कर लिया एफ एस इक्वल टू कुछ भी एज्यूम कर सकते अपन 2s-1 अपॉन s-2 s+3 कुछ भी फंक्शन हो सकता है, s का फंक्शन है। तो इसका एक पोल तो s इक्वल टू 1 पे है, सेकंड और सॉरी एक इसका जीरो तो s इक्वल टू 1 पे है, एक इसका पोल s इक्वल टू 2 पे है, एक इसका पोल s इक्वल टू -3 पे है। तो एपेस के पोल्स भी एग्जिस्ट करेंगे, जीरोज भी एग्जिस्ट करेंगे। और मैंने एज्यूम करके रखा है कि इस कॉन्टूर के अंदर इस एपेस के कितने, मान लो मैंने एज्यूम कर लिया एपेस के 2 तो पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक इसका जीरो इस कॉन्टूर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। कॉन्टूर के बाहर एग्जिस्ट करो चाहे मत करो, उससे आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो इस एपेस वो ये फंक्शन है ना एपेस, इसका एक मान लो आपका पोल यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, एक आपका जीरो इधर एग्जिस्ट कर रहा है, एक पोल मान लो इधर एग्जिस्ट कर रहा है। तो कॉन्टूर के बाहर की दुनिया से अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन का फोकस होना चाहिए कॉन्टूर के अंदर की दुनिया से। अंदर कितने पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एपेस के 2 पोल इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं और एपेस का एक जीरो इस कॉन्टूर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो अगर मैंने इस कॉन्टूर की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज एज्यूम किया है, ये एस प्लेन का कॉन्टूर है, इसकी मैंने डायरेक्शन क्लॉकवाइज एज्यूम कर रखी है और इसके अंदर इस एपेस फंक्शन के जिसके अकॉर्डिंग अपन को इसकी मैपिंग करनी है एस प्लेन से यूवी प्लेन के अंदर, एस प्लेन से यूवी प्लेन के अंदर इस कॉन्टूर की क्या करनी है, मैपिंग करनी है। देखो ये अपन के पास एस प्लेन का कॉन्टूर है, इसके अंदर कितने अपन के पास पोल्स हैं, 2 इसके एपेस के पोल्स हैं, एक है एपेस का जीरो। बाहर की दुनिया से अपन को कोई मतलब नहीं है, अंदर अगर 2 पोल्स हैं 1 जीरो है, तो देखो जितने आपके जीरो होंगे ना, जीरो होंगे उतना ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अपन ने कॉन्टूर एज्यूम कर रखा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम करते तो एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज एज्यूम किया तो क्लॉकवाइज के अंदर। देखो जितने इसके इस कॉन्टूर के अंदर, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कॉन्टूर के अंदर जितने आपके पास जीरोज हैं उतनी बार आपका एपेस प्लेन वाला कॉन्टूर ओरिजिन को एनसर्किल करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और जितने आपके पास पोल्स हैं उतनी बार आपका एपेस प्लेन वाला कॉन्टूर इसके जस्ट ऑपोजिट, पोल तो क्या करेगा ऑपोजिट में, जीरो क्या करेगा सेम डायरेक्शन में। तो आपका अगर इसके अंदर आपके पास 2 पोल्स हैं तो एपेस प्लेन वाला कॉन्टूर आपका ओरिजिन को 2 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनसर्किल करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि जो इसकी अपन जब मैपिंग करेंगे एस प्लेन से एपेस प्लेन के अंदर, एस प्लेन से यूवी प्लेन के अंदर, तो जो एपेस प्लेन के अंदर जो मेरा कॉन्टूर बनेगा ना, एपेस प्लेन में भी एक क्लोज कॉन्टूर ही बनेगा। तो एक क्लोज कॉन्टूर है ना ओरिजिन को, किसको, ओरिजिन को, एपेस प्लेन में जो आपका ओरिजिन एग्जिस्ट करेगा उस ओरिजिन को एक बार तो 1 टाइम तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनसर्किल करेगा। क्लॉकवाइज में क्यों, क्योंकि आपने इसकी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज एज्यूम कर रखा है, तो ये जीरो हमेशा उसी डायरेक्शन में आंसर मतलब करवाता है। और पोल्स कितने, 2 पोल्स हैं, तो आपके पास 2 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनसर्किल करेगा एपेस प्लेन वाला कॉन्टूर ओरिजिन को। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो आपके पास नेट क्या बनेगा, इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, आपका इसका रिजल्टेंट बन जाएगा 1 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज एनसर्किल करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इनका देखो एक बार तो क्लॉकवाइज करेगा और 2 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, तो एक से तो इस एक से यहाँ एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पीछे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, 1 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनसर्किल करेगा एपेस प्लेन वाला कॉन्टूर ओरिजिन को। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसके हिसाब से अगर मैं एपेस प्लेन वाले कॉन्टूर को बनाऊंगा तो देखो 1 टाइम्स, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज एनसर्किल करेगा ओरिजिन को। तो देखो
ये अपन का ओरिजिन हो गया एपेस प्लेन, इसको यूवी प्लेन बोल सकते हो, एपेस प्लेन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एपेस प्लेन। तो एपेस उसकी अगर मैपिंग करेंगे तो एपेस प्लेन वाला कॉन्टूर भी ओरिजिन को एक बार एनसर्किल करेगा, एक बार ओरिजिन को घेरेगा। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखो अब अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये मेरा एस प्लेन वाला, एस प्लेन का मैं एज्यूम कर रहा हूं कॉन्टूर, ये सिग्मा हो गया, ये मेरा जे ओमेगा हो गया। कितना हो गया? जे ओमेगा। और एस प्लेन के कॉन्टूर की डायरेक्शन मैंने इस बार एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर ली। कैसे एज्यूम कर ली? एंटी क्लॉकवाइज। और एपेस जो आपका फंक्शन है ना, उसके अगर मैं पोल्स एंड जीरोज की बात करता हूं, मैंने एज्यूम कर लिया इसके अंदर इसका एक पोल है और इसके दो जीरो इसके अंदर है। आउटसाइड कितने भी पोल या जीरो, उससे अपन को कुछ भी लेना देना नहीं है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और अगर इस कॉन्टूर की मैपिंग मैं करूंगा इस फंक्शन एपेस के अकॉर्डिंग, तो एपेस प्लेन के अंदर एपेस का रियल पार्ट को मैंने यू एज्यूम कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को कितना एज्यूम कर दिया? जेवी एज्यूम कर दिया। तो देखो इसके अंदर आपके पास कितने जीरोज है? आपके 2 जीरोज हो गए। तो देखो दो बार जिस डायरेक्शन में आपने कॉन्टूर एज्यूम कर रखी है उस एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में अंदर, यानी दो बार क्यूएस प्लेन वाला कॉन्टूर ओरिजिन को 2 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज में एनसर्किल करेगा। बिल्कुल करेगा। और ये आपके पास कितने, मतलब पोल कितना है? एक पोल है। तो मतलब एपेस प्लेन वाला ये आपका एपेस प्लेन हो गया, ये आपका एस प्लेन हो गया। तो एपेस प्लेन वाला कॉन्टूर आपको ओरिजिन को एक बार इसके ऑपोजिट, जो डायरेक्शन आपने एज्यूम कर रखी है एस प्लेन वाले कॉन्टूर की, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक बार क्लॉकवाइज में एनसर्किल करेगा। एपेस प्लेन वाला कॉन्टूर ओरिजिन को एक बार क्लॉकवाइज में एनसर्किल करेगा, दो बार एंटी क्लॉकवाइज में एनसर्किल करेगा। तो अपन के पास नेट रिजल्टेंट क्या बचेगा? 1 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज एनसर्किल करेगा। कितने टाइम्स? 1 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि 1 क्लॉकवाइज और 1 एंटी क्लॉकवाइज तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे कितना बचेगा? 1 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज में एनसर्किल करेगा। मतलब इसी डायरेक्शन में ओरिजिन को 1 टाइम्स, ये अपन का एपेस प्लेन वाला कॉन्टूर 1 टाइम्स ओरिजिन को एनसर्किल करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। ये मैंने मान लो एज्यूम कर लिया एस प्लेन, जिसका रियल पार्ट सिग्मा, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया? जे ओमेगा हो गया। ये मेरा हो गया एस प्लेन। एस प्लेन के अंदर मैंने एक कॉन्टूर एज्यूम कर लिया, जिसकी डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज एज्यूम कर ली। मान लो मेरा एपेस फंक्शन है और एपेक्स का मान लो जो आउटसाइड इसके पोल, एपेस के पोल और जीरो है, उससे अपन को कुछ भी लेना देना नहीं है। एपेस के जो पोल्स एंड जीरो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं उन पे फोकस करना है। मान लो इसके 3 पोल्स इसके अंदर है और एक आपका इसका जीरो इसके अंदर है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इस एपेस के अकॉर्डिंग मैं इस एस प्लेन वाले कॉन्टूर की अगर मैपिंग करता हूं, एपेस प्लेन में भी अपन के पास एक कॉन्टूर बनेगा। मान लो एपेस प्लेन का रियल पार्ट मैंने यू एज्यूम कर दिया, इमेजिनरी पार्ट एज्यूम कर लिया, वी एज्यूम कर लिया। तो देखो जब इस कॉन्टूर की मैपिंग में एस प्लेन से एपेस प्लेन के अंदर करूंगा, ये मेरा एपेस प्लेन हो गया। इसके अंदर करूंगा तो जो मेरा कॉन्टूर बनेगा वो ओरिजिन को कितने टाइम्स एनसर्किल करेगा उसकी बात अपन करते हैं। तो देखो अंदर कितने कितने पोल्स हैं? 3 पोल्स हैं और एक क्या है? जीरो। तो एक जीरो एक पोल को तो क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। इसको क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। एक जीरो एक पोल को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो इनको आप हटा दो, पीछे क्या बचे? 2 आपके पास क्या बचे? पोल बचे। पोल की वजह से जो डायरेक्शन आपने एज्यूम कर रखी है एस प्लेन के कॉन्टूर की, उसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन इधर एनसर्किल करेगा। तो इसका मतलब कितना हो गया? 2 टाइम्स ओरिजिन को एपेस प्लेन वाला कॉन्टूर एनसर्किल करेगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके ऑपोजिट में। तो आपका कैसा बनेगा कॉन्टूर? यहां से आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया? 1 टाइम, और ये आपका कितना हो गया? सेकेंड टाइम। कितने टाइम हो गए? 2 टाइम्स ओरिजिन को एनसर्किल करेगा। क्या करेगा? 2 टाइम्स ओरिजिन को एनसर्किल करेगा। यहां पर आपका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इधर आपकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी? एंटी क्लॉक। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं।
ये अपन का हो गया एस प्लेन के अंदर, एस प्लेन का ये सिग्मा हो गया, ये आपका जे ओमेगा हो गया, ये आपका एस प्लेन हो गया। एस प्लेन में आपने एक मान लो ये आपने एक एज्यूम किया है कॉन्टूर, कॉन्टूर की डायरेक्शन आपने मान लो एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर दी, और इसके अंदर एफ एस जिस फंक्शन के अकॉर्डिंग अपन को मैपिंग करनी है उसके मान लो 3 तो जीरोज एग्जिस्ट करते हैं और एक इसके अंदर पोल एग्जिस्ट करते हैं, और इसके आउटसाइड में कितने भी पोल्स एंड जीरोज एग्जिस्ट करते हैं उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अगर मैंने इसकी मैपिंग करता हूं एस प्लेन से एफ एस प्लेन के अंदर, अगर मैं इसकी मैपिंग करूंगा तो क्या होगा, मान लो एफ एक्स का रियल पार्ट यू हो गया, इमेजरी पार्ट क्या हो गया, वी हो गया। ये मेरा एफ एस प्लेन हो गया। कौन सा प्लेन हो गया, एफ एस प्लेन हो गया। तो अगर मैं इसकी मैपिंग, इस कॉन्टूर की मैपिंग एस प्लेन से एफ एस प्लेन के अंदर करूंगा तो क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो देखो यहां पर एक जीरो और एक पोल तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। पीछे क्या बचे, 2 जीरो। जीरो की वजह से जो आपने डायरेक्शन एज्यूम कर रखी है एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में एनसर्किल करेगा। कितने बार, 2 टाइम्स। कौन सी डायरेक्शन, जो आपने एज्यूम कर रखी है एंटी क्लॉकवाइज के अंदर। तो देखो 2 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज के अंदर ओरिजिन को एनसर्किल करेगा। तो ये क्या होगा, ये वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये आपका ओरिजिन, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट हो गया। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन कुछ और बात कर लेते हैं। तो आप ये भी तो सोच सकते हो कि आपने जो एस प्लेन के अंदर जो आपने कॉन्टूर एज्यूम किया है उसके अंदर अंदर आ सकते हैं, जीरो पोल्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बाहर की दुनिया में आ सकते हैं। अगर एपेस का कोई भी जीरो इसके ऊपर आ जाए फिर क्या हो जाएगा। तो अगर किसी फंक्शन का जीरो आ जाए तब मैं इस पॉइंट की अगर मैपिंग करूंगा एपेस के हिसाब से तो एट द जीरो एपेस कितना हो जाएगा, जीरो होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। तो इसके अंदर जो अपने के पास कॉन्टूर बनेगा वो ओरिजिन से ही पास हो जाएगा। कहां से पास हो जाएगा, जो एपेस प्लेन के अंदर जो मेरा कॉन्टूर बनेगा, क्योंकि इस पॉइंट की मैपिंग जहां पर ये जीरो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कॉन्टूर के ऊपर हो गया। तो इस पॉइंट की अगर मैं एपेस के हिसाब से मैपिंग करता हूं तो आपको पता है जीरो पे, किसी भी जीरो पे एपेस की वैल्यू कितनी मिलेगी, आपके पास क्या मिलेगी, जीरो मिल जाएगी। तो एपेस प्लेन वाला कॉन्टूर आपके ओरिजिन से पास हो जाएगा। और अगर ओरिजिन से पास हो गया तो जिस पॉइंट से अगर कोई कॉन्टूर अगर पास होता है तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अपन एनसर्कलमेंट की बात नहीं करते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये भी सोच सकते हो कि आपने जो एस प्लेन के अंदर जो आपने कॉन्टूर एज्यूम करते हो उसके ऊपर कोई पोल्स भी तो एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं एग्जिस्ट कर सकता। ये तो आपको हमेशा रखना है कि पोल्स तो इस कॉन्टूर पे एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी पोल पर कोई भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। क्या, अनडिफाइंड होता है, आपको ये पता है, अनडिफाइंड होता है। किसी भी पोल्स पे कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड होता है तो अपन इसकी मैपिंग एस प्लेन से एपेस प्लेन में इसकी मैपिंग पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन अनडिफाइंड है तो मैपिंग इस कंडीशन में पॉसिबल है ही नहीं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि आर्गुमेंट प्रिंसिपल में आपको कॉन्टूर कुछ इस तरीके से एज्यूम करना है कि उस कॉन्टूर पे ना तो कोई पोल्स एग्जिस्ट करना चाहिए और ना ही कोई जीरो एज्यूम करना चाहिए इस एपेस फंक्शन का। अगर आपका जीरो इसके ऊपर आपने कंसिडर कर लिया तो आपका एपेस प्लेन वाला कॉन्टूर ओरिजिन से पास हो जाएगा, और जिस पॉइंट से आपका कॉन्टूर पास हो रहे हैं उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एनसर्कलमेंट का काउंट कभी नहीं होता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और इसके ऊपर अगर आपका पोल्स एग्जिस्ट कर गया तो आपका एपेस फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, तो डिफाइंड नहीं होगा तो कभी मैपिंग पॉसिबल है ही नहीं। वन प्लेन टू दूसरे प्लेन में कभी भी आपकी मैपिंग पॉसिबल नहीं है। आई होप यहां तक आपको सबको समझ आ गया होगा। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट, और प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट पे ही पूरा का पूरा आपके पास नाइक्विस्ट प्लॉट प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट पे ही बेस्ड है। अगर आपको प्रिंसिपल एंड आर्ग्यूमेंट समझ आ गया तो आपके पास नाइक्विस्ट प्लॉट बड़ी आसानी से समझ आ सकता है। तो देखो आपके पास ये आपके हो गए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, इक्वेशन की बात नहीं करते हैं। कि किसकी बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक अपन बात करते हैं पॉलिनोमियल। ये आपका एक फंक्शन हो गया, क्यूएस फंक्शन हो गया। मैंने एज्यूम कर लिया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एच एस इक्वल टू के,
और इसके क्या हो जाएंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर क्या आ जाएंगे, जीरोज आ जाएंगे, अपॉन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स एट ओरिजिन आ जाएगा एस की पावर आर, और फाइनाइट पोल्स क्या हो जाएंगे एस प्लस पी वन, ये इसके पोल्स हो गए। ये मैंने एज्यूम करके रख दिया है। तो देखो ये तो एस प्लस जेड वन, ये क्या होगा जेड वन जेड टू, ये तो इसके क्या होगी जीरोज हो जाएंगे, और माइनस पी वन माइनस पी टू इससे क्या हो जाएंगे पोल्स हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर ये वैल्यू अगर मैं इसके अंदर अगर मैं पुटअप करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, क्यू एस इक्वल टू 1 प्लस के एस प्लस जेड वन, और ऐसे जाएगा अपॉन एस की पावर आर एस प्लस पी वन, ऐसा ही तो कुछ मिलेगा आपको बिल्कुल। अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा, एस की पावर आर एस प्लस पी वन प्लस के एस प्लस जेड वन अपॉन एस की पावर आर एस प्लस पी वन। यहां पर ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बन रहा है, क्यूएस एक फंक्शन बन रहा है, जिस तरीके से अपन आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल के अंदर एफएस फंक्शन लिया, यहां पर अपन नाइक्विस्ट प्लॉट के अंदर मैंने अगर मैं इसको एज्यूम करता हूं, क्यूएस फंक्शन को एज्यूम करता हूं, तो बताओ इसके पोल्स क्या होंगे, इसके पोल्स ओपन लूप पोल्स के इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, बिल्कुल। ओपन लूप पोल्स की लोकेशन होती हैं वही आपके क्यूएस फंक्शन के पोल्स की लोकेशन होती हैं। तो अपन ये बात बोल सकते हैं कि ओपन लूप पोल्स इक्वल टू पोल्स ऑफ फंक्शन क्यूएस, पोल्स ऑफ फंक्शन क्यूएस, और क्यूएस को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बोला जाता है। इसके ऊपर ये क्या, जीरोज तो कुछ भी हो सकते हैं, जीरो से इक्वल नहीं होंगे, लेकिन क्यूएस के पोल्स ओपन लूप पोल्स के इक्वल होते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये आपके हो गए कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, और मैंने एज्यूम कर लिया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू के एस प्लस जेड वन एस की पावर आर, ये अब मैंने एज्यूम कर रखा है। और इसकी अगर मैं वैल्यू इसके अंदर पुटअप करूंगा तो मेरे पास ये फंक्शन मिलेगा, और इस फंक्शन के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि क्यूएस की जो पोल्स होंगे ना वो ओपन लूप पोल्स के इक्वल होंगे। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहां तक आपको समझ आ गया होगा, यानी क्यूएस के जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के जो आपके पोल्स मिल रहे हैं वो आपके ओपन लूप पोल्स के इक्वल होंगे। अब देखो अब क्या क्या नाइक्विस्ट ने अपना जो एस प्लेन का कॉन्टूर एज्यूम किया ना, वो बहुत ही दिमाग लगा के एज्यूम किया है। ये आपका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये आपका हो गया सिग्मा, और ये आपका क्या हो गया जीरो। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका हो गया सिग्मा और ये आपका हो गया जी ओमेगा। तो यहां से क्यूएस के जो पोल्स बनेंगे ना वो तो आपके बनेंगे ओपन लूप पोल्स, और क्यूएस के जो जीरोज बनेंगे ना, कितने, जो आपके क्यूएस के जीरोज होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपको पता है क्लोज लूप पोल होते हैं। इसके जीरोज भी किसी के पोल्स होते हैं, और इसके पोल्स तो पोल्स होते ही होते हैं। आई होप ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्यूएस के जो पोल्स बनेंगे उनको अपन ओपन लूप पोल्स बोलेंगे, क्यूएस के जो जीरोज बनेंगे उसको अपन क्लोज लूप पोल्स बोलेंगे। आपको पता है क्यूएस के इक्वल में मैं अगर जीरो रखूंगा तो इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट से अपन के पास क्लोज लूप पोल्स बनते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसके ये जो ऊपर बन रहे हैं ना जीरोज, ये आपके क्लोज लूप पोल्स को आपको मतलब डिफाइंड करेगा, और इसके जो ये पोल्स बन रहे हैं ना ये इसके ओपन लूप पोल्स को डिफाइंड करेंगे। देखो क्यूएस के पोल्स किसके इक्वल होते हैं, ओपन लूप पोल्स के इक्वल होते हैं, और क्यूएस के जीरोज किसके इक्वल होते हैं, क्लोज लूप पोल्स के इक्वल होता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नाइक्विस्ट ने जो है ना कॉन्टूर एज्यूम किया है वो बहुत ही स्पेशल कॉन्टूर एज्यूम किया है। उसने पूरा का पूरा राइट हैंड साइड पूरा का पूरा एज्यूम कर दिया।
राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन का पूरा राइट हैंड साइड इसने अपने कॉन्टूर के अंदर ले लिया। देखो अच्छे से समझना, एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, नाइक्विस्ट प्लॉट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप क्वेश्चन कर सकते हो लेकिन इसकी जो मेन बात है वो समझ में नहीं आएगी। जे इंफिनिटी ये क्या हो जाएगी माइनस जे इंफिनिटी, और ये आपका रेडियस आर हो गया और इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो गया थीटा हो गया, और यहाँ पर आर टेंडिंग टू क्या है इंफिनिटी। यानी इसने पूरा का पूरा एस प्लेन का राइट हैंड साइड अपने कॉन्टूर के अंदर ले लिया, और कॉन्टूर की डायरेक्शन इसने, आप कुछ भी ले सकते हो, आपको एग्जामिनर में क्लॉकवाइज भी दे सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकता है, लेकिन कुछ भी अगर एग्जाम में आपको दिया हुआ नहीं है तो हमेशा आपको क्लॉकवाइज ही एज्यूम करना है। तो देखो इसने पूरा का पूरा एस प्लेन का राइट हैंड साइड अपने कॉन्टूर का हिस्सा बना लिया। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये आपका कॉन्टूर। तो देखो एपएस के, देखो ये अपन अब इसके अकॉर्डिंग अपन मैपिंग करने वाले, किसके अकॉर्डिंग, क्यूएस के अकॉर्डिंग अपन एस प्लेन वाले कॉन्टूर की मैपिंग करेंगे। कौन से फंक्शन के अकॉर्डिंग मैपिंग करेंगे, क्यूएस प्लेन वाले के अकॉर्डिंग ही अपन मैपिंग करेंगे, और इसको अपन बोल देंगे क्यूएस प्लेन। क्या बोलेंगे, क्यूएस प्लेन। और क्यूएस के रियल पार्ट को मैंने एज्यूम कर दिया यू एज्यूम कर दिया, और इमेजिनरी पार्ट को मैंने एज्यूम कर दिया जे भी एज्यूम कर दिया, और ये इसका क्या हो गया ओरिजिन हो गया। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो ये मेरा कौन सा फंक्शन हो गया, क्यूएस हो गया। इसके देखो इसके पोल्स ओपन लूप पोल्स के इक्वल है, इसके जीरोज ओपन लूप जीरोज के इक्वल है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो ये मेरा मान लो ये मेरा हो गया सिग्मा, ये मेरा हो गया जे ओमेगा, और ये मेरा हो गया यहाँ पर क्यूएस फंक्शन। क्या हो गया क्यूएस फंक्शन। और इसने जो आपने कॉन्टूर एज्यूम किया वो पूरा का पूरा क्या हो गया राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, इसका पूरा का पूरा क्या हो गया कॉन्टूर हो गया। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और आपको पता है क्यूएस के पोल तो आपके ओपन लूप पोल्स को शो करते हैं, ओपन लूप पोल्स के इक्वल होते हैं क्यूएस के पोल्स, और ओपन लूप पोल्स की लोकेशन से अपन के क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओपन लूप पोल्स तो कहीं भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इस क्यूएस के जीरोज क्लोज लूप पोल्स को शो करते हैं। अगर सिस्टम को स्टेबल होना है तो इसके सारे के सारे जीरोज को राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन ही होना चाहिए। एक भी अगर जीरो इधर आ गया तो आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर एक भी आपका जीरो इस साइड आ गया तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ये मैंने एज्यूम कर दिया क्यूएस प्लेन वाला कॉन्टूर, मैंने एज्यूम कर दिया कि एक अपन का जीरो इधर आ गया, किधर आ गया राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में आ गया। ये मेरा एस प्लेन वाला कॉन्टूर है। कौन से प्लेन वाला, एस प्लेन वाला मैंने कॉन्टूर एज्यूम कर दिया है। तो इसकी अगर मैपिंग में एस प्लेन से क्यूएस प्लेन के अंदर करूंगा तो देखो मेरे कॉन्टूर की डायरेक्शन कैसी है क्लॉकवाइज है। इसके अंदर क्या है दो पोल्स हैं और एक जीरो हो जाए, एक पोल्स और एक जीरो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा ओनली एक पोल बचेगा। और पोल की वजह से इस क्यूएस प्लेन वाला कॉन्टूर ओरिजिन को अपन ने जो डायरेक्शन एज्यूम कर रखे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एनसर्किल करेगा, मतलब ओरिजिन को एंटी क्लॉकवाइज में एक बार एनसर्किल करेगा। बिल्कुल आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। ये अपन का हो गया कौन सा प्लेन, ये अपन का हो गया क्यूएस प्लेन। कौन सा प्लेन हो गया क्यूएस प्लेन। इसका रियल पार्ट यू हो गया, इमेजिनरी पार्ट जेवी हो गया, और अपन का जो कॉन्टूर बनेगा वो ओरिजिन को एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनसर्किल करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। यहां पर अगर एनसर्किलमेंट की बात करता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार इसने एनसर्किल किया है, यानी 1 टाइम्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये आपको अगर कॉन्टूर दे और स्टेबिलिटी के बारे में पूछे, ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो आपको अगर ऐसा कॉन्टूर दे दे आपको क्यूएस प्लेन के अंदर एन की वैल्यू दे दे 1 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, और आपको पूछे सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपन का जो नाइक्विस्ट कॉन्टूर है वो तो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड एस प्लेन है, बिल्कुल ये है या नहीं है, बिल्कुल। तो इसके
सिस्टम को स्टेबल होना है तो एक भी मतलब अपन का जो फंक्शन QS है उसका जीरो राइट साइड ऑफ एस प्लेन में नहीं हो सकता, क्योंकि QS का जीरो हमेशा क्लोज लूप जीरो को शो करेगा। बिल्कुल। तो अगर मेरा QS के जितने पोल्स राइट साइड में एग्जिस्ट करते हैं उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा QS प्लेन वाला कॉन्टूर अगर एनसर्किल करता तो मैं बोलता सिस्टम स्टेबल है। अगर उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज में एनसर्किल नहीं करेगा तो मैं बोल दूंगा सिस्टम अनस्टेबल है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो यहां से आपको क्या पता चला कि अगर ये QS फंक्शन है, इसके टू पोल्स जो कि ओपन लूप पोल्स को शो करते हैं वो किधर है, राइट साइड ऑफ एस प्लेन। तो आपका अगर सिस्टम स्टेबल होता तो आपका QS प्लेन वाला कॉन्टूर 2 टाइम्स ओरिजिन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनसर्किल करता, बिल्कुल करता। लेकिन यहां पर तो ओनली कितने टाइम्स कर रहे हैं, 1 टाइम्स ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि QS का एक जीरो भी राइट साइड में आ गया, इस वजह से अपन का सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। मतलब अगर मैं एज्यूम करता हूं कि ये जो मेरे QS प्लेन है, सॉरी ये मेरा QS फंक्शन है, इसके मान लो P नंबर ऑफ पोल्स कितने, P नंबर ऑफ पोल्स राइट साइड ऑफ एस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। कहां पर, राइट साइड ऑफ एस प्लेन। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। अगर मैं एज्यूम करता हूं मेरा QS फंक्शन के P नंबर ऑफ पोल्स राइट साइड ऑफ एस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं और मेरा नाइक्विस्ट कॉन्टूर जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन एज्यूम करते हैं ऐसे। अब अच्छे से सुनना एक पॉइंट, ये अपन का कौन सा हो गया, नाइक्विस्ट कॉन्टूर हो गया। इसका रियल पार्ट सिग्मा हो गया, इमेजरी पार्ट क्या हो गया, जे ओमेगा। कितना हो गया, जे ओमेगा। और अपन को पता है जो अपन का फंक्शन है QS, उसके कितने P नंबर ऑफ पोल्स राइट साइड ऑफ एस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको जीरोज पता नहीं है, आपको ये पता है कि QS के P नंबर ऑफ पोल्स राइट साइड ऑफ एस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर आपका आंसर और तो आपका QS प्लेन वाला कॉन्टूर अगर ओरिजिन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर P टाइम्स एनसर्किल करेंगे तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। अगर n की वैल्यू इस P के इक्वल हो जाएगी कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, उस कंडीशन में आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर एक भी इसका QS प्लेन का एक भी जीरो अगर राइट साइड ऑफ एस प्लेन में आ जाएगा तो यहां पर एनसर्किलमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितने आपकी जीरोज होंगे उतनी बार क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, P माइनस जीरो इन एंटी क्लॉकवाइज। और इस कंडीशन में आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल की मदद से इस कंसेप्ट को समझाता हूं। ये मेरा एस प्लेन के अंदर हो गया नाइक्विस्ट कॉन्टूर, क्या हो गया, ये मेरा एस प्लेन के अंदर हो गया नाइक्विस्ट कॉन्टूर। इसका रियल पार्ट हो गया सिग्मा, इमेजरी पार्ट हो गया जे ओमेगा। और आपको पता है नाइक्विस्ट कॉन्टूर पूरा का पूरा राइट साइड को एनक्लोज करता है। क्या करता है, राइट साइड को एनक्लोज करता है। और आपका ये फंक्शन हो गया आपका QS, क्या हो गया, QS के मान लो इसके अंदर कितने पोल्स हैं, 2 पोल्स है और एक क्या है, जीरोज है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो आपको पता है एक पोल से एक जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो आपका QS प्लेन का कॉन्टूर बनेगा ना, वो आपका ओरिजिन को, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, एक इसके अंदर क्या बचा, एक पोल बचा, तो वो ओरिजिन को 1 टाइम एंटी क्लॉकवाइज में एनसर्किल करेगा। किधर, 1 टाइम एंटी क्लॉकवाइज में एनसर्किल करेगा। और ये इसका रियल पार्ट क्या हो गया, U हो गया, इमेजरी पार्ट क्या हो गया, JVU। यहां पर आपको n की वैल्यू कितनी मिली, ओरिजिन से कितनी बार एनसर्किल कर रहा है, तो आपको n की वैल्यू आपको मिली 1 मिली इन एंटी क्लॉकवाइज। और यही तो मिलनी चाहिए, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर आपके ये फॉर्मूला होता है P माइनस जेड। और जब आप पहले आप पोल्स लेते हो, बाद में आप जीरो लेते हो ना, तो आपने जो कॉन्टूर की डायरेक्शन एज्यूम कर रखी है तो उसके ऑपोजिट होना चाहिए। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर आपके पास पोल्स कितने हैं, 2 पोल्स, जीरोज कितना है, 1 0।
और कॉन्टूर की डायरेक्शन आपने एज्यूम क्या कर रखी है, आपने एज्यूम कर रखी है मतलब क्लॉकवाइज, तो यहां पर क्या आ जाएगा पीछे एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका एन की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 1 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये कि ये आपको यहां से मिल रही है n इक्वल टू 1 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अगर n की वैल्यू p के इक्वल मिलती तो अपना सिस्टम क्या होता, स्टेबल होता। क्या होता, स्टेबल, क्योंकि QS का जीरो क्लोज लूप पोल्स को शो करता है, ये आपका शो करता है क्लोज लूप पोल्स को। और एक भी क्लोज लूप पोल अगर राइट साइड ऑफ एस प्लेन में आ जाएगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये आपका नाइक्विस्ट प्लॉट का अपन पढ़ रहे हैं, उसका कुछ बेसिक हो गया। तो नाइक्विस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया कि एन की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, P माइनस जेड, और पीछे कितना आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपने पहले P लिया फिर क्या लिया, जेड लिया। पोल को आप अगर डोमिनेंट मानोगे तो P माइनस जेड एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये आपका नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट हो जाएगा बिल्कुल। और अगर आप पहले आप अगर लेते जीरो फिर आप लेते पोल्स तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ये अपन लेते हैं जब पोल्स की संख्या जीरोज की संख्या से ज्यादा इक्वल होती है, तब ये अपन लेते हैं जब जीरोज की संख्या पोल्स की संख्या के इक्वल या ज्यादा होती है तब। ये अपन के नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन इन द QS प्लेन, यानी QS प्लेन के अंदर जो कॉन्टूर बनेगा वो ओरिजिन को कितनी बार एनसर्कल करेगा, उसका फॉर्मूला अपन को यहां से मिल गया। अब देखो सिस्टम को स्टेबल होने के लिए आपके पास जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जेड यानी आपके QS जो फंक्शन है उसके आपके जीरोज क्लोज लूप जीरो को एग्जिस्ट करते हैं। क्लोज लूप जीरो अगर राइट साइड ऑफ एस प्लेन में हो गया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा बिल्कुल। तो सिस्टम को स्टेबिलिटी चाहिए, तो यहां से अगर मैं जेड की जगह 0 पुटअप करूंगा तो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एन की वैल्यू होनी चाहिए P टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल। और यहां अगर मैंने जेड की वैल्यू को 0 पुटअप करूंगा तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस P टाइम्स क्लॉकवाइज। माइनस P टाइम्स क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, माइनस को हटाते तो यहां से क्लॉकवाइज किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो सिस्टम को स्टेबल होने के लिए एन की वैल्यू P के इक्वल होने चाहिए। और आपका P क्या है, P आपका QS प्लेन के राइट हैंड साइड में, कहां पर, राइट हैंड साइड में कॉन्टूर के अंदर नंबर ऑफ पोल्स। और आपको पता है QS के पोल्स ओपन लूप पोल्स के इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। P की वैल्यू है नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो लेकिन नाइक्विस्ट ने क्या किया, QS को ना लेके ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को अपना हथियार बनाया। किसको बनाया, जो अपन ने फंक्शन पिछले बार एज्यूम किया था कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, उसको यूज ना लेके इस फंक्शन को, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को, G ऑफ HS फंक्शन को इसने अपन का बेसिक फंक्शन यूज किया, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैपिंग किए। तो अगर आपको QS प्लेन के अकॉर्डिंग मैपिंग पता है तो इसके अकॉर्डिंग मैपिंग भी आप बता सकते हो। तो देखो G ऑफ HS ये आपका क्या है, Q ऑफ S। Q ऑफ S क्या होता है, 1 प्लस G ऑफ HS। क्या होता है, 1 प्लस G ऑफ HS। दिस माइनस 1 क्या होता है, इस अगर मैं QS फंक्शन के अंदर से 1 को हटा देता हूं, ये जो कांस्टेंट है, इस अगर कांस्टेंट को हटा देता हूं तो मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैंने ये, तो मेरा क्या हो जाएगा, G ऑफ HS किसके इक्वल हो जाएगा, ये फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, Q ऑफ S माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और अगर मैं QS फंक्शन का जो बिहेवियर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होगा ना, वो बिहेवियर G ऑफ HS फंक्शन का किसके अकॉर्डिंग होगा, Q ऑफ S फंक्शन का बिहेवियर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होगा ना, यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका जो
बिहेवियर होगा वो अपन का जी ऑफ एच एस फंक्शन का -1 के रेस्पेक्ट में होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आना चाहिए। ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी क्यूएस प्लेन कॉन्टूर का जो आपका रिजल्ट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हो रहा ना, जो बिहेवियर क्यूएस प्लेन वाला कॉन्टूर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कर रहा था, वो अपन का जी ऑफ एच एस प्लेन का कॉन्टूर -1,0 के रेस्पेक्ट में करेगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी आपका क्यूएस प्लेन वाला कॉन्टूर जो बिहेवियर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में शो करता है, वो आपका जी एच एस फंक्शन -1,0 के रेस्पेक्ट में शो करेगा। और स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया तो वो ही रहेगा जो आपका क्यूएस प्लेन वाला रहता है, बस आपको यहां पर एनसर्किलमेंट ओरिजिन के अबाउट ना देकर -1,0 के अबाउट देखना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बिहेवियर क्यूएस प्लेन वाले कॉन्टूर का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रहता है, वो आपका जी ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन वाले का -1,0 के रेस्पेक्ट में रहेगा। अगर आपका क्यूएस प्लेन वाले कॉन्टूर का आप एनसर्किलमेंट ओरिजिन के अबाउट देखते हो, तो जी ऑफ एच एस फंक्शन का एनसर्किलमेंट -1,0 के अबाउट देखना पड़ेगा। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया तो वो का वो रहेगा n = p - z। ये तो आपका रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, इतने नंबर तो एंटी क्लॉकवाइज में एनसर्किलमेंट करेगा। n = यहाँ क्या कितना हो जाएगा, हेड -p इन द क्लॉकवाइज। ये आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज में एनसर्किलमेंट होगा। और सिस्टम को स्टेबल होने के लिए जेड की वैल्यू कितनी पुटअप करनी है, 0 पुटअप करनी है। तो n = p एंटी क्लॉकवाइज में एनसर्किलमेंट करेगा, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिस्टम क्या, इस टाइम सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और अगर n की वैल्यू p के इक्वल नहीं है, और आपको मैंने बता रहा क्या p क्या है, ओपन लूप पोल्स, क्या ओपन लूप पोल्स जो भी राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में, राइट साइड ऑफ एस प्लेन में जो भी ओपन लूप पोल्स हैं उसको अपन बोलते हैं p। और n की वैल्यू p के इक्वल अगर नहीं है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और अपन नाइकिस प्लॉट की मदद से ये भी बता सकते हैं कि कितने क्लोज लूप पोल्स राइट साइड ऑफ एस प्लेन में है, क्या कितने क्लोज लूप पोल राइट साइड ऑफ एस प्लेन में। जेड की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे ना, तो वो आप यहां से देखो, यहां से अगर मैं जेड की वैल्यू निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, जेड = p - n। इतने आपके क्लोज लूप पोल्स, क्या इतने आपके क्लोज लूप पोल्स एग्जिस्ट करते हैं राइट साइड ऑफ एस प्लेन में। कौन से प्लेन में, राइट साइड ऑफ एस प्लेन में p - n नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स एग्जिस्ट इन राइट साइड ऑफ एस प्लेन। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और अगर आप जी ऑफ एच प्लेन यूज करते हो तो एनसर्किलमेंट ओरिजिन के अबाउट नहीं देखना है, एनसर्किलमेंट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -1,0 के करस्पॉन्डिंग आपको एनसर्किलमेंट देखने हैं। और अगर आप क्यूएस फंक्शन का यूज करते हो तो आपको एनसर्किलमेंट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखना है, क्योंकि जो आपका क्यूएस फंक्शन का बिहेवियर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होगा वो आपका जी ऑफ एच एस फंक्शन वाले कॉन्टूर का -1,0 के रेस्पेक्ट में होगा। तो देखो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। n की वैल्यू p - z एंटी क्लॉकवाइज में मिलेगा, n की वैल्यू p के इक्वल मिल जाएगी तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, n की वैल्यू p के इक्वल अगर होगी नहीं तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और आप कितने आपके क्लोज लूप पोल्स राइट साइड ऑफ एस प्लेन है उसकी वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर हमेशा अपन इस प्लेन का ही यूज करते हैं, जी ऑफ एच एस प्लेन का ही यूज करते हैं, तो इस प्लेन का यूज करोगे तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, -1,0। यहाँ पर आपको ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ आपका एनसर्किलमेंट का कैलकुलेशन -1,0 के रेस्पेक्ट में होगा। और अगर आप क्यूएस प्लेन के रेस्पेक्ट में देखते हो तो आपका नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट का काउंट, इस n का काउंट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होगा। कुछ नहीं, आपको अगर क्यूएस प्लेन दे तो नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट का काउंट आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में करोगे, और आपको अगर जी ऑफ एच एस प्लेन दे तो नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट का काउंट आप इस पॉइंट के अकॉर्डिंग करोगे।
और आपका फॉर्मूला ये का ये रहेगा n इक्वल टू p माइनस जेड इन एंटी क्लॉकवाइज और n इक्वल टू जेड माइनस पी नंबर्स टाइम क्लॉकवाइज में एनसर्किलमेंट करेगा। और इनका काउंट ये है ना ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में कब होगा, जब आपका फंक्शन QS होगा। -1, 0 के रेस्पेक्ट में कब होगा, जब आपका फंक्शन g ऑफ HS होगा। और n की वैल्यू p के इक्वल हो जाएगी तो मेरा सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। और n की वैल्यू p के इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब कोई ना कोई क्लोज लूप पोल्स राइट साइड ऑफ एस प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और यहां से आप z की वैल्यू फाइंड आउट करके ये भी बता सकते हो कि कितने क्लोज लूप पोल्स राइट साइड ऑफ एस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। ये आपका नाइक्विस्ट प्लॉट का स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होता है कंप्लीट। और अगले लेक्चर में अपन करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो इस लेक्चर के लिए इतने, तो थैंक यू सो मच।